नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई 2022 से शुरू हो गया है और 18 जुलाई 2022 को ही ईपीएस 95 पेंशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो है वो लोकसभा के सत्र में उठाए गए, जिसका लिखित जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा दिया गया है। तो जी आज के इस वीडियो में संसद का ये जो मानसून सत्र शुरू हुआ है और शुरुआत के दिन में ही ईपीएस 95 पेंशन योजना के संबंध में जो सवाल पूछे गए थे, तो इन सवालों के ऊपर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा लिखित स्वरूप में क्या जवाब दिया गया है, तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो लोकसभा के सत्र में ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सवाल जवाब हुए हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद का यह जो मानसून सत्र है, तो उसका लाइव कवरेज भी हम आपके लिए लेते आते रहते हैं, क्योंकि इससे आपको जो भी अपडेट रहेगा तो सीधे सीधे मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लाइव कवरेज के साथ भी आप जरूर जुड़िए। यह लाइव कवरेज सुबह 11 बजे शुरू होता है और जो भी सदन का कार्यकाल होता है तो उसके हिसाब से हम आपको वो शो करते हैं। तो उसके साथ आप जरूर बने रहिए ताकि ईपीएस 95 पेंशन योजना से संबंधित जो भी जानकारियां है तो वो आपको उस लाइव कवरेज में जानने को मिल सके। तो जी आज के इस वीडियो में 18 जुलाई 2022 को ईपीएस 95 पेंशन योजना से संबंध में लोकसभा में जो सवाल पूछे गए थे, तो इन सवालों के ऊपर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा जो जवाब दिया गया है तो वो अभी हम जानने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि आपसे संबंधित जो भी अपडेट रहते हैं तो वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो जी 18 जुलाई 2022 को संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया और 18 जुलाई 2022 के दिन ही ईपीएस 95 पेंशन योजना से संबंधित आंतरिक प्रश्न संख्या 207 के माध्यम से लिखित स्वरूप में प्रश्न पूछे गए थे और इनका जवाब भी लिखित स्वरूप में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा दिया गया है। तो जी यह सवाल जो है वो राजमोहन उन्नीथन जी द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय से ईपीएस 95 पेंशन योजना के संबंध में पूछे गए थे, जिसमें उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से जानकारी मांगी थी कि क्या यह सच है कि भविष्य निधि पेंशन के आरंभ से अब तक 30 लाख पात्र व्यक्तियों को 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं हुई है। तो इसके संबंध में यहाँ पर जवाब दिया गया है जी नहीं। तो जी इसको लेकर जो जवाब है तो जी नहीं, ऐसा जवाब जो है वो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा मिला है। यानी यहाँ पर पूछा गया था कि क्या पेंशन प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका जवाब है नहीं। तो इसका मतलब है कि पेंशन प्राप्त हुई है, ऐसा उनके द्वारा कहना है। तो जी आगे यहाँ पर अगला सवाल भी पूछा गया था, जो कि है क्या सरकार ने प्रत्येक 10 वर्ष पर कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की समीक्षा और संशोधन के लिए कदम उठाए हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। इसके संबंध में जो जवाब है वो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा दिया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 6 का द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया है। ईपीएस 95 दिनांक 19 नवंबर 1995 को लागू किया गया। योजनाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है। विशेषज्ञ समिति और उच्च अधिकार प्राप्त निगरान समिति के सिफारिशों के साथ कर्मचारी पेंशन निधि के बीमांकन मूल्यांकन पर ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 के संबंध की समय समय पर समीक्षा की गई है। ईपीएस 95 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी उनके द्वारा इस दौरान बताए गए, जो कि है 1 सितंबर 2014 से मजदूरी सीमा 6500 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए प्रति माह की गई है। पेंशन आकलन के लिए पूर्व परिभाषित फॉर्मूला के अनुसार जहां कहीं भी पेंशन 1000 रुपए से कम हो रही थी, वहां अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके दिनांक 1 सितंबर 2014 से ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह
1000 रुपए के न्यूनतम पेंशन का उपबंध किया गया है। उसके बाद उन सदस्यों के संदर्भ में ऐसे विनिमय किए जाने की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने के पश्चात सामान्य पेंशन की बहाली, जिन्होंने 20 फरवरी 2022 की अधिसूचना GSR 132E के माध्यम से दिनांक 25 सितंबर 2008 को अथवा उससे पूर्व EPS 1995 के भूतपूर्व अनुच्छेद 12 के तहत पेंशन के संराशीकरण का लाभ उठाया था। उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया था, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न होने की जांच के लिए 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो इस सवाल के जवाब में माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा जो जवाब दिया गया है तो वो इस प्रकार है। भारत संघ तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 12 अक्टूबर 2000 तक के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसके द्वारा EPS 1995 में वर्ष 2014 में किए गए संशोधन कर रद्द किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 8658-8659 एवं अन्य संबंधित मामलों में अपने दिनांक 24 अगस्त 2021 के आदेश के माध्यम से मामलों को कम से कम 3 न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब यह मामला विचाराधीन है, न्यायाधीन है। उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया था, क्या सरकार भविष्य निधि पेंशन में व्यापक संसाधन पर कार्य कर रही है, और यदि हाँ तो निकट भविष्य में इसे लागू करने की योजना क्या है और इसका ब्यौरा क्या है? तो इसके संबंध में यहाँ पर जवाब दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को दिनांक 29 सितंबर 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के सहित 9 केंद्रीय श्रम विधानों को समाहित किया गया है। नई संहिता की धारा 15 में कर्मचारियों, उनके परिवारों के सदस्यों के लिए पेंशन सहित विभिन्न योजनाएं बनाने की परिकल्पना की गई है। हालांकि उक्त संहिता को अब लागू नहीं किया गया है। तो जी यहाँ पर ये जो 4 सवाल पूछे गए थे, जो कि 30 लाख EPS 95 पेंशन धारकों को जो न्यूनतम पेंशन है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो इसके संबंध में जानकारी मांगी गई थी। उसके बाद EPS 95 पेंशन योजना में समय समय पर पेंशन की जो रिवीजन है तो वो करने को लेकर सवाल पूछे गए थे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में EPS 95 पेंशन धारकों के जो मामले लंबित है तो उनके लेकर भी सवाल पूछे गए थे, और EPS 95 पेंशन योजना के संबंध में ये जो सवाल थे तो इस सवालों के ऊपर जो है वो लोकसभा में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा लिखित स्वरूप में यह जो जवाब है वो दिए गए हैं। तो जी EPS 95 पेंशन योजना के संबंध में लोकसभा से ये जो अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ ही यहाँ पर EPS 95 पेंशन योजना से संबंधित ये जो सवाल है तो उसे उठाने के लिए मैं माननीय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, ताकि उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों का यह जो महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो लोकसभा के मानसून सत्र के शुरुआत में ही उठाया है। अब आगे चल के हमें देखना होगा कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड है क्या वो और भी माननीय सांसद महोदय द्वारा लोकसभा में उठाई जाती है। तो इसके संबंध में जो भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहूंगा कि लोकसभा का यह जो मानसून सत्र है तो उसका लाइव कवरेज भी हम आपके लिए लेते आते रहते हैं। तो उस लाइव कवरेज में जो भी अपडेट रहेगा तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। इसके लिए आप लाइव कवरेज के साथ भी जुड़े रहिए। लाइव कवरेज सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो कि संसद का मानसून सत्र का टाइमिंग है उसके हिसाब से ही, और जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक हम आपको यह जो लाइव कवरेज है वो दिखाते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि आगे जो आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए देते आते रहेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है।
ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।